Hello, it's me. Long time no see. This is episode 129 of the Chincast series, and we are heading to 130 and beyond very fast. बहरहाल विद दैट हॉरन इन द बैकग्राउंड आपको पता है इसका मतलब ये है कि लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। पहली स्टोरी आ रही है विकी की, विकी शर्मा टू बी एग्जैक्ट। ये इंडिया पंजाब से लिख रहे हैं और होशियारपुर है या होशियारपुर है, आई डोंट नो, लेकिन बहरहाल ये कहते हैं ये वहाँ के रहने वाले हैं और अब दुबई जा चुके हैं। और उनके दोस्त थे, मेरे ख्याल है गाँव के या कहीं के, तो उनके दोस्त के साथ ये हुआ और वो एज यूजुअल बात ऐसी स्प्रेड होती है। तो ये बताते हैं कि भाई इनकी जो दोस्त है वो उसकी एक छोटी बहन थी जो बहुत बीमार रहती थी, और मतलब कि बकौल इनके कि हफ्ते में 7 दिन है तो 2 दिन ठीक थी, 5 दिन बीमार थी, ये वाले हालात थे। और ये 7वीं या 8वीं क्लास की लड़की थी और ये हालात उसके चलते थे। काफ़ी डॉक्टर्स के पास लेके आना जाना और ये सब कुछ चलता रहता था, लेकिन कुछ परमानेंट सा दबाव होता नहीं था। कुछ दिन सही, फिर वही हालत, और इसी तरह और भी लोगों के पास जाया जाता था, लेकिन रिज़ल्ट वही होता था। वे कहते हैं कि वो अक्सर डरी रहती थी और बार बार एक चीज़ दोहराती थी कि वो आ रहा है या वो मुझे ले जाएगा या इस तरीके की बातें, और रोती रहती थी और अकेले कमरे में भी चिल्लाती रहती थी, और मतलब इस तरह का एक अजीब किस्म का सिनेरियो था। और कुछ हद तक घर वाले नफ्सियाती इशू ही समझते थे, और हालत ये थी कि खौफ के मारे आंखें काली पड़ गई थी, मतलब ब्लैक सर्कल्स, डार्क सर्कल्स के भी डार्क सर्कल वाले हिसाब था। अब ये एक सिलसिला चलता रहा और वो फिर एक बातें करती थी कि कोई दियो आ रहा है और दियो पकड़ लेगा और ऐसी बातें, लेकिन बहरहाल उस वक्त तो खैर समझता नहीं था या मानता नहीं था। ये कहते हैं जनाब इन्होंने, ये लड़की जो थी जब इस तरह बीमार होती थी और डरी भी होती थी तो कभी कभी खून की उल्टी भी कर देती थी, जिसको लोग समझते थे कि शायद आई थिंक जो अल्सर होता है वो समझा जाता था। अब ये साहब कहते हैं कि एक दफ़ा वो खून के आंसू भी रोई, जिसकी तस्वीर या वीडियो कुछ बनी थी, और इन्होंने, लिखने वाले ने, खुद वो चीज़ विटनेस की, और कहते हैं ये देख के मैं खुद डर गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब ये कहते हैं कि लोगों के पास लेके आना जाना सब कुछ चलता रहा, लेकिन वो वही डरी रहती थी और सब कुछ रहता था। फिर अचानक इनको पता चला कि उस लड़की की डेथ हो गई। अब ये कहते ये हैं कि जिस दिन वो डेथ हुई उस लड़की की, तो उस लड़की के कमरे में सब कुछ जला हुआ था और वो इसी तरह मतलब पड़ी हुई थी बिल्कुल डेड। अब ये कहते हैं कि अल्लाह पाक उसकी आत्मा को जन्नत में जगह दे और जो भी ये बुराई थी उसको बर्बाद करे। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और आगे बात करते हैं फयाज साहब की। ये वाक़या लिख रहे हैं ये बकौल इनके कि इनकी फैमिली ने 2003 में एक्सपीरियंस किया था, और ये सब एक नए घर में शिफ्ट होने के बाद शुरू हुआ। कहते हैं शुरू में तो एज यूजुअल सब सेट था, खुश थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ें बिगड़ना शुरू हुई। कहते हैं अचानक इनके जो अब्बा हैं उनकी तबीयत जो है वो ख़राब होना शुरू हुई, और घर में जो भी पकता वो भी इवेंचुअली ख़राब ही निकलता, या बना के रखते तो ख़राब होता। कुछ समझ में आता नहीं था, लेकिन बहरहाल ध्यान बढ़ जाता था, इग्नोर हो जाता था, बात चलती रही। गर्मियों के दिन आए और गर्मियों के अंदर भी कुछ वाक़यात हुए। ये कहते हैं कि सारे घर के मर्द जो थे वो टेरेस में सोया करते थे, गर्मियाँ थी ऑब्वियसली, तो ये इनके भाई और इनके वालिद सब वहाँ पे, और ये बकौल इनके 4 भाई, तो ये 5 लोग ऊपर टेरेस में सोते थे। कहते हैं सोते हुए रात को अचानक इनकी आंख खुली तो ये एक मलमल की चादर उड़े हुए थे, जो कि ऑलमोस्ट सी थ्रू ही होती है, तो उसके आर पार नज़र आ रहा था। तो उन्होंने मतलब सोते में देखा कि कोई शख्स है जो कि अजीब, उसके मतलब लंबे बाल हैं, वो अजीब किस्म की कपड़े पहने हुए काले रंग के,
और वो इन सारे लोगों की चारपाइयों के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। शक्ल उसकी नज़र नहीं आ रही। अब ये कह रहे हैं ये छोटे थे तो ये अब्बा के साथ ही सो रहे थे तो उन्हीं को चिमटे रहे, और बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके उन्होंने अब्बा को जगाया और बोला कि भाई नीचे चलते हैं और नीचे सोना है, और इस तरह करके ज़िद की। इवेंचुअली ये कहते हैं सारे फिर नीचे पता नहीं रात की किस पहर पे उतर के नीचे चले गए और सो गए। सुबह स्कूल था तो ऑब्वियसली सारे अपने चले गए, और उसके बाद जब वापस आए तो एक बात हुई कि भाई रात में ऊपर सोना है छत पे। तो ये और इनके सारे भाई, तीनों भाई ने, जो इनके तीनों बड़े भाई थे, उन सब ने मना कर दिया कि हम छत पे नहीं सोएंगे या टेरेस पे नहीं सोएंगे। अब जब ये सारी बात हुई तो इन्होंने बताया अपनी वजह, मतलब ये ना सोने की वजह अपनी वालदा को बताई कि भाई मैं छत पे इसलिए जा रहा क्योंकि मुझे कोई चीज़ रात में सोते में से मैं उठा तो मैंने देखा कि हमारा चक्कर काट रही थी। जब बाकी भाइयों से पूछा गया तो सेम उन्होंने भी देखा, लेकिन वो इस बारे में बात नहीं कर रहे थे, ये सोच के कि शायद एक वहम है। और इसी चीज़ से इनको अंदाज़ा हुआ कि इस घर में आने के बाद कुछ इशारतन कुछ चीज़ें हो रही थी, जैसे खाने का सड़ना वगैरह, जिससे पता चल रहा था कि ये सिलसिला है। वे कह रहे हैं कि हम सब एक दिन बैठे थे और हम सब ने एक चीखने की आवाज़ सुनी, और हम उस तरफ जब भागे तो वहाँ घर में कोई नहीं था, और वो आवाज़ बंद हो गई हमारे पहुँचते ही। इसके साथ साथ अब्बा के पैसे और दवाइयाँ वगैरह भी गायब होना शुरू हो गई और गायब ही रहती थी। और इनकी अब्बा ने इनको कहना शुरू कर दिया था सारे लड़कों को कि भाई बावजू रहा करो और सूरा वगैरह पढ़ के सोया करो। अब ये कहते हैं जनाब कि एक और हादसा ऐसा हुआ कि कुछ मकान के मालिक या उससे फिर पूछा गया कि भाई ये आखिर क्या माजरा है और इस घर में क्या इशू है। तो उन्होंने बताया कि इस घर का जो पुराना मालिक था वो एक मंदिर का पुजारी था, जो कि कुछ वजूहात की वजह से वो इस घर में आया और उसने खुदकुशी कर ली, और इस मरने से पहले कोई बंदिश इस घर पे करके चला गया, जिसके बाद से जो अब मालिक मकान है बकौल उसके कि इस घर में जो मतलब रहता है या करता है उसके साथ वक्तन फ़वक्तन कुछ न कुछ होता रहता है, और इवेंचुअली उसको फिर छोड़ना पड़ता है। अब ये कहते हैं कि आज भी ये घर खाली पड़ा हुआ है और कोई इसमें रहना नहीं चाहता। तो थैंक यू फयाज साहब फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और आगे अब बात करते हैं हमज़ा साहब की, जो कि बताते हैं कि इनके काफ़ी रिश्तेदार फोर्सेस में हैं और काफ़ी स्टोरियाँ इन्होंने सुनी हैं। और ये 90s की स्टोरी है जिसके अंदर इनके एक अंकल बता रहे हैं कि जब वो सियाचिन उनके पोस्टिंग हुई तो वहाँ जब ये पहुँचे तो ये 4 लोगों को के साथ वहाँ पहुँचे थे, और इनको पहाड़ भी चढ़ना था ऑब्वियसली, तो वो एक हाइट पे है, और वहाँ पे एक इग्लू नुमा मतलब एक जगह थी, एक इग्लू ही कह लें, उसके अंदर इनकी रिहाइश थी, क्योंकि वो इलाका -50 डिग्री सेंटीग्रेड वाला है, तो ऑब्वियसली इग्लू वगैरह ही वहाँ पे बनते हैं। अब ये कहते हैं कि फॉर सम रीज़न इनके जो रिश्तेदार हैं, अंकल हैं, उनको रात में पहाड़ चढ़ने को कह दिया गया। अब जो भी वजूहात थी उस वक्त वो थी। अब ये कहते हैं कि जी हम चढ़ रहे थे तो एक ऑफिसर जो इनके साथ था, तो कतार में बेसिकली चढ़ रहे थे, ये नहीं कि साथ साथ, तो एक आगे एक पीछे एंड सो ऑन। तो एक बंदा जो था वो रुक गया, बिल्कुल फ्रीज हो गया एक तरीके से, मतलब कि आंखें खुली, पाटो पाट खुली हुई, मतलब किसी चीज़ को घूरते हुए जिस तरह बंदा एक अटक जाता है वैसे। तो इनके अंकल जो थे वो लीड कर रहे थे इन सबको, तो उनसे पूछा कि भाई क्या हो गया, तो उसने कहा कि मैंने कोई 7 से 8 फीट लंबा आदमी देखा है डिस्टेंस में, जो मुझे देख के हाथ हिला रहा था। अब क्योंकि ये एरिया ऐसा था जो कि टेक्निकली नो मैंस लैंड था, तो ना वो इंडिया था ना वो पाकिस्तान था, तो ये एक अजीब सी बात थी। बहरहाल इनके अंकल ने उस बंदे को कहा, उस ऑफिसर को कहा कि इसको इग्नोर करो और चलते चले जाओ। और ये चलते रहे, और यही बातें हुई कि भाई इस कदर सर्दी है और हालात हैं ये वो, तो हलूसिनेशन भी हो सकती है, आपकी दिमागी फतूर भी हो सकता है, तो ये चलते चले।
कहते हैं इसी में इनको अपने वॉकी टॉकी पे मैसेज आता है, तो ये पूछते हैं क्या हुआ। तो जो आदमी मतलब ये एक छोड़ के गए हुए थे, तो वो आदमी जो है वो कहता है कि आप क्या वापस आ गए। तो कहते हैं ये सुन के तो इनको बड़ी हैरत हुई और इन्होंने पूछा जब कि भाई क्या बात कर रहे हो। तो इन्होंने उस बंदे ने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि 4 लोग मेरी तरफ आ रहे हैं और मतलब ये 4 ही लोग थे। तो ये कहते हैं कि भाई आप इनसाइड इग्लू में वापस चले जाएं और दरवाज़ा बंद कर लें, हो सकता है कोई दुश्मन फोर्स का बंदा हो। ये कहते हैं उस बंदे ने अपने आप को अंदर बंद कर लिया और मतलब उस तरीके से तैयारी कर लिया। वो कहते हैं जो भी आया वो आदमी, उसने इग्लू के दरवाजे पे 15 मिनट नॉकिंग करता रहा, कुछ बोला नहीं, बस खटखटाता रहा और ये इंतज़ार करता रहा, जिसके बाद वो सब नॉर्मल हो गया, कोई नहीं था बाहर, सब गायब। कहते हैं अब ये इंसिडेंट गुजर गया। अब कहते हैं जी रूल जो था ये था जहाँ पे स्टेशन थे उस इग्लू में कि आप 5 लोग वहाँ मौजूद थे, एक जो इग्लू में ऑलरेडी था और 4 ये, कि एक आदमी ने रात में ड्यूटी बाहर बैठ के करनी ही करनी है और बाकी सारे अंदर रहेंगे बिकॉज ऑफ पोटेंशियल थ्रेट। तो ये कहते हैं कि जनाब इनके अंकल की जब बारी थी सियाचिन में उस इग्लू पे बैठने की, तो ये रिपोर्ट करते हैं कि 7 लंबे फिगर्स अंधेरे में देखे मूवमेंट करते हुए, जो कि एक गार था माउंटेन की साइड पे, उसमें अंदर बाहर कर रहे थे। और बकौल इनके कि वो फासला भी इन लोगों ने चेक किया हुआ था विच वॉज 78 मीटर्स। और बात ये थी कि वहाँ सबको पता था कि वहाँ इनके अलावा कोई नहीं है, तो वो 7 लोग कौन आ रहे जा रहे थे। तो मैनी बकौल इनके मैनी अदर ऑफिसर्स ऑल्सो हैड गिवन द सेम स्टोरी जब उन्होंने गार्ड ड्यूटी की उस इग्लू के बाहर। क्लेम यही था कि कोई पाकिस्तानी आर्मी या इंडियन आर्मी का नहीं था वो, और क्योंकि वो इलाका ऐसा था कि बहुत ही मतलब ऐसा था कि पॉपुलेशन बर्दाश्त संभाल ही नहीं सकता, तो वहाँ जिन्नात की मूवमेंट बहुत ज़्यादा नज़र आती थी। चलो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और उसके बाद हम आगे बात करते हैं कैसर साहब की। कैसर साहब ये कहते हैं कि ये बेसिकली दादू के रहने वाले हैं और वहाँ पे इनका अपना घर है माशाल्लाह। ये वैसे तो घर जो है वो 2 मंजिला है और नीचे 3 कमरे और ऊपर एक कमरा विद अटैच्ड वॉशरूम है। तो बहरहाल बिकॉज ऑफ हीट एंड एवरीथिंग ऊपर वाले कमरे में ज़्यादा कोई रहता नहीं है, वो अक्सर खाली रहता है अनलेस कोई गेस्ट आ जाए तो फिर कम जगह पड़ जाए तो ऊपर चले जाते हैं। यानी आओ ये जनरली ये यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते हैं, वहाँ के स्टूडेंट हैं और जामशोरो मतलब सिटी के पास ये 2-3 घंटे के फासले पे ही हैं। और वहाँ पे अक्सर जो है 2-3 दिन कभी छुट्टी हो कभी कुछ होती है तो घर चले जाते हैं, वहाँ स्टे करते हैं, फिर वापस यूनिवर्सिटी चले जाते हैं और इसी तरह इनका सिलसिला चलता रहता है। ये कहते हैं विंटर वेकेशन में के टाइम था, ये घर पे थे और कुछ मेहमान घर पे रहने आ गए, जिसकी वजह से जो है क्या कहते हैं ये ऊपर वाली मंजिल पे 2-4 दिन के लिए शिफ्ट हो गए कि नीचे जगह तंग पड़ रही है, तो ऊपर मतलब ये वहाँ रहना शुरू हो गए। अब ये देर से सोने की आदत थी और हर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को होती है। और ऊपर वाले रूम में जो है वो एक रात ये जब ऊपर गए तो बिजली गई भी थी, तो घुप अंधेरा था, ऊपर रूम में कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था, तो ये दरवाज़ा उसका बंद था। तो ये बाहर ही बैठ गए और एक दोस्त को फ़ोन मिला के गपशप करने लगे कि चलो बिजली भी नहीं है, अंदर मतलब गर्म कमरा हो रहा है और क्या फ़ायदा दरवाज़ा मतलब घुस के अंदर, तो ये आराम से कुछ टाइम पास करते हैं जब तक बिजली आ जाएगी और चले जाएंगे। अब ये कहते हैं मैं ये कुर्सी खींच के वहाँ बैठ गए दरवाजे के सामने और किसी से फ़ोन पे बात करने लग गए। थोड़ी सी देर के बाद इन्होंने नोटिस किया कि जो इनका रूम है उसके दरवाजे के नीचे जो दरार है उसमें से हल्की सी रोशनी आ रही है, जैसे किसी ने मोमबत्ती जलाई हुई है। इनको ये देख के बड़ी हैरत हुई और ये इनको लगा कि शायद इस कमरे के अंदर कोई बैठा हुआ है और ये उठ के तब बात करते हुए गए, दरवाज़ा खोल लिया।
कहते हैं जब दरवाज़ा खोला कमरे का तो अंदर खूब अंधेरा, कुछ भी नहीं। हैरत हुई। बहरहाल फ़ोन इन्होंने बंद नहीं किया और बातचीत पे वापस बैठ गए। ये कहते हैं ये चीज़ नज़रअंदाज की और अपनी बातें इनकी चलती रही। कुछ देर के बाद उन्होंने फिर नोटिस किया कि कुछ हल्की सी रोशनी दरवाजे के नीचे वाले दरार से आ रही है। इनको अजीब सी बात लगी, लेकिन बहरहाल बिजली आ गई। इन्होंने जब दरवाज़ा खोला या जो भी किया, उस वक्त तक बिजली आ चुकी थी, सब रोशन हो चुका था, तो वह चीज़ नज़रअंदाज हो गई और ये कमरे में चले गए और जाके सो गए, बकौल इनके कि मतलब इट वॉज ऑलरेडी लेट। रात के 3 बजे के करीब ये कहते हैं इनकी आंख खुली तो किसी के नॉक करने से दरवाजे के ऊपर। अब ये नींद के नशे में थे और ध्यान नहीं दिया, तो दोबारा नॉक हुआ। तीसरी दफ़ा किसी ने बहुत ज़ोर से नॉक किया, जिस पे ये उठ के खड़े हो गए कि शायद कोई सीरियस बात है। तो जाके दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था और बिल्कुल खाली अंधेरा। ये नीचे उतरे ग्राउंड पे कि शायद कोई किसी इमरजेंसी में किसी वजह से इनको देखता हुआ ऊपर आया है। और जब नीचे गए तो नीचे सब सो रहे थे, लिटरली कोई था ही नहीं। अजीब सी बात लगी इनको और एक घबराहट सी हुई। उसके बाद ये कहते हैं कि बस जैसे तैसे करके रात गुजार ली इन्होंने। ये कहते हैं अगले दिन जो है वो इनके एक दोस्त थे, उनकी बर्थडे प्लान हुई थी कि रात को 12 बजे मतलब केक काटेंगे वटेवर। तो ये 6-7 बजे शाम को ही निकल गए थे घर से और चल ली थी इनकी तफरियाँ दोस्तों के साथ। वे कहते हैं 12 बजे रात को ये सारा इनका बर्थडे प्लान हुआ, फाइनल फारिग हुआ। उसके बाद ये फिर घर आते आते इनको काफ़ी देर हो गई थी। जब घर पहुंचे तो सब लोग ज़्यादातर सो चुके थे और इनके सिर्फ छोटे भाई इनके इंतज़ार में जाग रहे थे। ये कहते हैं कि जाते ही फिर ये ऊपर चले गए सोने के लिए और पूरे दिन से निकले, मतलब शाम से निकले हुए थे, तो जो हालत हो रही थी, धूल मट्टी भी लगी, मतलब आई हुई थी मुंह पे और सब कुछ। तो ये कहते हैं इन्होंने सोचा कि मैं नहा के फ्रेश होकर सो जाता हूँ। तो ये उस कमरे के बाथरूम की तरफ गए और वहाँ जाके जब नोटिस किया तो अंदर से आवाज़ आ रही थी जैसे कोई नहा रहा है और बाथरूम अंदर से बंद था। बड़ी हैरत हुई इनको कि इतनी लेट नाइट 1-2 बजे कोई अंदर है। इन्होंने नॉक भी किया, किसी ने जवाब नहीं दिया। तो ये नीचे उतर के गए अपने छोटे भाई के पास कि क्या वो तो नहीं पीछे से ऊपर आ गया। तो वो भी नीचे था और फिर जब उससे पूछा तो उसने बोला सब लोग तो यहीं हैं, नीचे सो रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो मुझे नहीं पता ऊपर कौन है। ये चले गए ऊपर वापस देखने के, जो भी है बाहर आ जाएगा बाथरूम से तो देख लेंगे भाई ऊपर कौन है। तो जब ये ऊपर गए तो वो बिल्कुल वॉशरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था, सब कुछ खुश्क था और ऐसा माहौल था जैसे कि कभी कोई अंदर था ही नहीं। अब ये कहते हैं कि इन्होंने इस चीज़ के बाद तो दुआएं पढ़ना शुरू कर दी और जैसे तैसे फिर रात गुजारी है। और उसके बाद तो जैसे ही मेहमान गए ऊपर की तरफ का रुख भी करना छोड़ दिया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी और वाइज डिसीजन कि आपने ऊपर जाना ही छोड़ दिया है। और आगे बात करते हैं अक्षय साहब की, जो कहते हैं ये बात 2021 फरवरी की है। इनके घर के सामने बिल्कुल एक घर था जहाँ एक फैमिली रहती थी और उस फैमिली में 3 बेटे थे उस के फैमिली के, जो कि इनसे तो उम्र में बड़े थे और मतलब हाल ये था कि उनको चचा कहते थे। और तीनों में जो सबसे बड़े उनके भाई थे उनके साथ कुछ ना कुछ इशू रहता था, हमेशा बीमार रहते थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में रहते थे। कहते हैं कि वक्तन फ़वक्तन कभी डॉक्टर्स को विज़िट करते थे, कभी कुछ होता था, लेकिन उनकी वो प्रॉब्लम या परेशानी या बीमारी कभी जाती नहीं थी। कभी किसी के पास जाते थे, वो कुछ फूंक देते थे, उन पे पड़ के वो ठीक हो जाते थे, फिर 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद वही मसाइल। ये कहते हैं कि इन इन हालात की वजह से इनके जो बड़े 2 और भाई थे उनकी क्या कहते हैं शादियां भी हो गई और सब कुछ पहले हो गया और सब कुछ मामला चल रहा था। और कहते हैं शादी के बाद भी सब कुछ कुछ चल रहा था, लेकिन फिर उसके बाद कुछ चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गई और घर में बड़ी लड़ाई झगड़े और सबके आपस में भाइयों की बहस शुरू हो चुकी और इस तरह के मसाइल घर में आम होना शुरू हो गए। अब ये कहते हैं जनाब कि जो किसी
साहब को बुलाया गया या शायद वो खुद आए, उन्होंने बताया कि जो सेकंड भाई हैं उनकी वाइफ ने बड़े भाई पे कुछ करवाया हुआ है, जिसकी वजह से वो हमेशा बीमार रहते हैं या कुछ प्रॉब्लम में रहते हैं। अब बहरहाल माना, कुछ लोगों ने नहीं माना, और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ये इनके तो लिटरली चचा की तरह वो लोग थे, तो वो अपने जो सबसे बड़े भाई थे उनके पास ये मिलने चले गए, क्योंकि वो काफ़ी दिन से बीमार थे, नज़र नहीं आ रहे थे। वे कहते हैं घर में एंटर हुए और इनको एक फीलिंग आई जैसे कि बहुत भारीपन था और बहुत अजीब सी फीलिंग थी। सेकंड फ्लोर पे उस घर की वो रहते थे, वो वहाँ चले गए जहाँ पे बकौल इनके कि जो चचा थे वो लेटे हुए थे और काफ़ी तकलीफ़ में लग रहे थे। तो ये उनकी खैर खैरियत मालूम करके 15-20 मिनट उनके साथ बैठ के बात बात करके वापस घर चले गए। ये कहते हैं इस बात को 2 दिन गुजरे कि रात को 11 बज रहे होंगे, ये अपनी बैल्कनी में किसी मकसद से आए, तो इन्होंने देखा कि वो जिनको ये बड़े भाई सामने वालों के और इनको ये चचा कहते हैं, वो बैल्कनी में खड़े हैं। ऑल दो बैल्कनी वगैरह की लाइट ऑन नहीं है, अंधेरे में खड़े हैं और इनको देख के हाथ हिला रहे हैं। अब ये कहते हैं कि मैंने भी ऑटोमेटिकली उनको हाथ हिलाया, तो मैंने नोटिस किया कि उन्हीं की तरह का उनके पीछे एक साया की तरह एक शैडो सा कुछ खड़ा हुआ है, जो कि उन्हीं को रिजेंबल कर रहा है, और वो भी एक मिरर की तरह बिल्कुल साथ साथ हाथ इनको हिला रहा है। वे कहते हैं कि ये तो उसको नोटिस कर रहे थे, लेकिन जो इनके चचा सामने खड़े हुए थे वो नहीं देख पा रहे थे, और इसी हालत में ये भी बिल्कुल शौक में थे। तो उस चीज़ ने इनकी तरफ देख के अजीब तरीके से मुस्कुराना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल शौक में थे और डर के फिर अंदर भाग गए। कहते वो रात गुजरी, ये सो गए और सुबह उठे तो गली में शोर मचा हुआ था। बाहर निकल के ये कहते मैंने देखा तो पता चला कोई किसी का इंतकाल हो गया है, और पता चला कि वो जो चचा थे इनके वो इंतकाल कर गए। ये कहते हैं उस दिन के बाद से उस घर पे जिन्होंने जाना छोड़ दिया, और इनफैक्ट उनके घर के पास से भी गुजरना छोड़ दिया, और इनका दिल इतना ख़राब हुआ। तो थैंक यू फॉर सेंडिंग दैट इन। अब अगली स्टोरी अब्दुल रहमान की है। ये 15 साल के जब थे तो उस वक्त की एक कहानी सुना रहे हैं कि जब ये एकेडमी से वापस आए तो काफ़ी लेट था और घर पे इनके कोई नहीं था, क्योंकि इनके छोटे भाई की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो घर वाले उसको लेके हॉस्पिटल चले गए थे। कहते हैं मैं घर में एंटर हुआ, मैंने कपड़े बदले और मैं टीवी देखने लगा। टीवी देखते हुए मैं कुछ खा रहा था, मतलब खाना खा रहा था वटेवर। तो थोड़ी देर के बाद इनको 15-20 मिनट के बाद गालिबा इनको आवाज़ें आने लगी इनकी वालदा के रूम से, जो बिल्कुल इनके एन सामने वाला कमरा था। दरवाज़ा उसका बंद था, लेकिन बहरहाल आवाज़ उसमें से आ रही थी और ये इग्नोर करते रहे और अपना टीवी शो देखते रहे। वे कहते हैं आवाज़ें बढ़ती जा रही थी वक्त के साथ साथ, और ऐसा होने लगा कि आदमी औरतों की बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। और क्योंकि इनकी वालदा के कमरे में एक और एग्ज़िट था, एक दरवाज़ा था बाहर निकलने के लिए, तो इनको ये डर लग रहा था कि कहीं चोर ना घुस आए घर के अंदर। वे कहते हैं डर के मारे इन्होंने किचन में जाके एक छुरी उठा ली और अपने आप को तसल्ली दी और बैठ गए, लेकिन आवाज़ तेज़ होती गई। एक वक्त आया कि अब ऐसी आवाज़ें आने लगी, ऐसी चीज़ें उठा उठा के कोई कमरे में ज़मीन पे फेंक रहा है, और उस वक्त ये बिल्कुल ही डर गए और बिल्कुल कांपते हुए जाके उस दरवाजे के सामने खड़े हो गए और सोचने लगे कि शेर अंदर खोल के झांकूं कि ना झांकूं। बहरहाल शोर इतना हुआ कि इन्होंने छुरी हाथ में रखे हुए दरवाज़ा खोला, तो जब अंदर झांका तो कमरे के अंदर इनके बच्चे, औरतें और आदमी भरे हुए थे, और हत्ता कि ये हाल था कि इनका जो वालदा का बेड था उस पर भी मतलब लोग खड़े हुए थे, इतने लोग अंदर भरे हुए थे। लेकिन ख़ास बात यह थी कि सबके मुंह पे खून था, जो कि ऐसा लग रहा था फ्रेश उनके सर पर डाला गया है और मुंह पे से बह रहा था। ये बकौल इनके कि ये सब जब दरवाज़ा खोल के हैरत से देख रहे थे, तो वो सारे के सारे लोग मुड़ के इनकी तरफ इनको घूरने लगे, और उनके मुंह में से एक हमिंग करने की जैसे आवाज़ आ रही थी। इनसे बर्दाश्त नहीं हो सका और ये ज़मीन पे गिर गए।
कहते हैं उसकी बात तो मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे जब उठाया गया तो मेरी फैमिली घर आ चुकी थी, और उनको जब मैंने सब कुछ बताया तो मेरे वालिद ने तो नहीं माना, लेकिन मेरी वालदा कुछ हद तक डर गई है सुनने के बाद, और कहने लगी कि क्या कहते हैं, मुझे तुम्हारी बात पे एतबार है जो तुम कह रहे हो, और दिलासे देने लगी। वे कहते हैं हफ्ता 10 दिन हो गया, लेकिन वो जो इन्होंने लोगों की एक इमेज, एक तस्वीर देखी उनके जहन में थी, वो जो लोग कमरे में थे वो जाके नहीं दे रही थी, और ये शदीद डर चुके थे। तो इनकी वालदा ने किसी को, एक आलिम को, एक मौलवी को घर पे बुलाया, और जब वो घर पे आए तो उन्हीं ने बकौल इनके 8 घंटे लगाए, पूरा दिन, मतलब 8 घंटे पूरे घर में ऊपर नीचे घूमते रहे, देखते रहे, एग्जामिन करते रहे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये घर आप लोगों के लिए सूटेबल नहीं है, इस घर से पहली फुर्सत में आप चले जाएं। तो जिस पे उन्होंने कहा क्या कि उनका जवाब ये था कि अव्वल तो अभी उन्होंने फिर एक बच्चा इनके कमरे में, वालदा के कमरे में से भागता हुआ देखा, जिसके मुंह पे पूरा खून था और फेस वॉज कवर्ड विद ब्लड। और ये कहते हैं कि इस घर के अंदर किसी ज़माने में ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस होती थी, जिसकी बकाया जात अभी भी यहाँ मौजूद हैं, और आपके लिए बेहतर ये है कि बजाय इसको चेंज कर कुछ करने के, इसके साथ आप यहाँ से चले जाएं, इसके कबल के कुछ ख़तरनाक हो। तो कह रहे हैं ये साहब कि अब ये 23 साल के हैं और आज तक ये भूल नहीं सके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। आगे बात करते हैं मारिया की। मारिया साहिबा की ये स्टोरी सिंपल है, क्लीशेड है, लेकिन वही बात है। कहते हैं कि जी, कहती हैं कि इनकी शादी उनसे ही हुई जिसको ये पसंद करती थी, इवन दो कि दोनों फैमिलियों में शदीद इस बात पे प्रॉब्लम थी, एतराज़ थे, और बहरहाल बहुत ज़ोर आजमाई करके और धमकियाँ और सब कुछ के बाद इनकी उन्हीं से शादी हो गई। अब ये कहती हैं कि सब कुछ अच्छा चला कुछ दिन तक, फिर उसके बाद ये कहती हैं कि इनको अपने ही बेड के आस नीचे से बालों की बनी हुई बॉल मिलती थी जिसमें खून था, और जब किसी से पूछा जाता था कि ये देख ये क्या है, तो किसी का कोई ख़ास इंटरेस्ट उसमें नहीं होता। कहते हैं इनको फिर आज तक जो कभी पहले नहीं हुआ, लेकिन अब इनको इश्यूज विद स्लीप पैरालिसिस शुरू हो गए। ये सोती तो इनको आँख खुल जाती, जिस्म हिल नहीं पाता, और मुस्तकिल एक खुरचने की एक आवाज़ आती रहती, जैसे कोई जानवर पंजे अपनी किसी लकड़ी की चीज़ पे मारता है वैसे, और वो आती रहती और आती रहती और आती रहती। और कभी कभार तो ये ऐसे भी आती जब इनको कोई स्लीप पैरालिसिस या कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल हालत में ये जाग रही होती तो इनको ये आवाज़ आ रही होती। अब ये कहती हैं इसके बाद से ये मसले शुरू हो गए थे कि सो नहीं पा रही थी सही से, और अगर ये सो जाती ज़बरदस्ती कोई गोली खा के या कुछ करके, तो शदीद तकलीफ़ में उठती जैसे इनको किसी ने सुइयाँ चुभोई हों। और हैरत की बात ये होती कि जब जहाँ जहाँ वो देखती तो वहाँ जहाँ तकलीफ़ हो रही होती वहाँ बाकायदा सुई चुभोने के निशान होते। अब कहते हैं इन्होंने इसी तरीके से अपनी सास को बताया, लेकिन बहरहाल सास ने हमेशा इस बात को ये बोल के कि वहम बोल के मना कर दिया। एक दिन ये किचन में चली गई बगैर मतलब बताए, चुपके से, लिटरली। तो ये कहती है इनकी सास जो थी वो रोटियां बना रही थी और उन पर कुछ पड़ के फूंक रही थी, जो कि इनको देख के एकदम से वो हैरत ज़दा हो गई और सब काम छोड़ दिया। अब ये इनको ऑड लगा, इनको सोचा नहीं, और जब से मतलब इनकी शादी हुई थी तो इनकी सास इनसे थोड़ी सी मतलब उखड़ी उखड़ी रहती थी, ज़्यादा इनको ख़ास तवज्जो नहीं देती थी, लेकिन ये कुछ अजीब सी मतलब ऐसा एक्ट कर रही थी जैसे कुछ पकड़ लिया इन्होंने। बहरहाल ज़्यादा इसको अटेंशन नहीं दी गई, बात आगे बढ़ गई। कुछ दिन के बाद एक कोई इनकी ख़ानदान में शादी थी, इनके मतलब इन लॉज की, तो सबको जाना था, और हैरत की बात किसी ने इनको नहीं कहा चलने को, और सब इंक्लूडिंग इनके हस्बैंड
इनको टोटली इग्नोर करके उस शादी में चले गए। ये कहती हैं कि ये फिर इन्होंने भी कुछ नहीं कहा, ये बेड पे ही अपने बैठी न लेटी नहीं और मूवी देख रही थी। दरवाज़ा इनके कमरे का बंद था और सब लोग जा चुके थे। तो उसके बाद इनके कमरे पे किसी ने नॉक करना शुरू किया। पहले हल्का था, फिर थोड़ा और तेज़, फिर और तेज़। ये जानबूझ के इग्नोर कर रही थी क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने सबको खैर जाते हुए देखा, तो पता था कि घर पे कोई नहीं है और अभी तक गाड़ी वापस आने की आवाज़ भी नहीं आई है। अब ये कहती हैं हर थोड़ी देर के बाद आवाज़ बढ़ती जा रही थी। अब ऐसा पॉइंट आ गया था कि लग रहा था कि कोई दरवाज़ा तोड़ देगा। ये दुआएं पढ़े आ रही थी और इस शोर के अगेंस्ट ये इन्होंने चिल्लाना भी शुरू कर दिया था और कह रही हैं कि बस जो आता था इन्होंने पढ़ दिया था। और फिर उसके बाद एकदम से सन्नाटा हुआ और जनाब सन्नाटा होने के बाद किसी जानवर की, फिर पंजे की आवाज़ आने लगी, जो लकड़ी पे जिस तरह खुरचते हैं वैसे। पहले तो इनको हैरत हुई कि फिर आवाज़ आ रही है, फिर इनको ऐसी फीलिंग आने लगी जैसे कि कोई इनके पास है और वो गहरी गहरी सांसें जिस तरह जानवर लेते हैं वैसे ही आवाज़ आने लगी इन्हीं के पास। बकौल इनके किसी चीज़ ने इन पे हमला किया और बाकायदा इन पे पंजा मारा, जो कि इनको तकलीफ़ जहाँ पे हुई। और वैसे तो नज़र तो कुछ नहीं आया, लेकिन जब इन्होंने जाके अपने हाथ आर्म को यानी बाजू को देखा तो वहाँ बाकायदा खरोचों के निशान थे और वहाँ खून बह रहा था। इनको शदीद उससे तकलीफ़ उस जगह पे हो रही थी, जिसके बाद इन्होंने बकौल इनके यूट्यूब खोल के उस पर सूरह बकरा चला दी और अपने हस्बैंड को कॉल की कि फ़ौरन घर आओ। अब ये कह रहे हैं कि जी इनकी सास और हस्बैंड वापस आए और इनकी सास ने आते के साथ ही बोलना शुरू कर दिया कि ये पागल हो गई है, इसने अपने आप को खुद मार लिया है और कुछ ये मेंटली डिरेंज्ड है। जिस पे इनके हस्बैंड ने बकौल इनके एक लफ्ज़ इनकी बात पे यकीन नहीं किया और वो अग्री करना शुरू कर दिया कि ये वाकई शायद पागल हो गई है। ये कहते हैं उस रात ये सोए तो इनकी फजर पे इनके हस्बैंड ने इनको उठाया और उठाते ही बोला कि जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ, जो कि अजीब सी बात थी बहरहाल कि सोते में से आदमी को उठा के आप बोलने जाओ पानी पिलाओ। लेकिन खैर ये उठ के गई आधी नींद में किचन में, और किचन में जाके जब इन्होंने लाइट खोली और फ्रिज के सामने थी तो इन्होंने देखा कि इंतहाई एक लंबा स्याह शख्स जो है जिसका कद छत तक जा रहा है वो खड़ा हुआ है। और वो जो है उसकी चेहरा तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो बिल्कुल इनके आसपास है। ये बिल्कुल वहाँ डर के मारे फिक्स हो गई, जबकि रोशनी थी, लाइट ऑन थी, लेकिन वो कमरा, वो किचन अंधेरा हो उसमें बढ़ता जा रहा था, जैसे कि उस आदमी में से कुछ धुआं सा निकल रहा है। वे कहते ही हैं कि वो बार बार इनका नाम लिया जा रहा था, मारिया मारिया मारिया, और एक अजीब किस्म की हैवानी किस्म की आवाज़ थी। और बाकायदा उसकी जब हाथ नज़र आए तो उसके हाथों की तरह नहीं थे, पंजों की तरह थे। और फिर ये इनको याद आया कि जिस चीज़ ने इनके बाजू पे हाथ मारा था वो शायद यही है। उसने अपना जब चेहरा नीचे किया तो चेहरा का कोई फीचर नहीं था, लेकिन दो लाल आंखें इनको उसकी दिखी, जिसके बाद उसने एक अजीब भेड़िया नुमा आवाज़ एक निकाली, जिसकी चिल्लाने के बाद या जिसकी आवाज़ निकालने के बाद ये वहीं पे बेहोश होके गिर गईं। ये जब होश में आईं, दोपहर था, सुबह था, मतलब इस तरह का कोई टाइम, घर वालों ने ज़्यादा इनको इंटरेस्ट नहीं दिया तो ये अपने घर चली गईं। वहाँ जाके ये पूरा कुछ उन्होंने अपने घर वालों को दिखाया कि जहाँ पे सुइयाँ चुभी और निशानात पंजों के और सब कुछ। तो घर वालों ने किसी से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि इनके ऊपर कोई शदीद किस्म का काला जादू हुआ है और अगर ये फ़ौरन इस जगह से गई नहीं तो शायद ये मर जाएगी। ये इनके घर वालों ने इनको बकौल इनके प्रोटेस्ट के बावजूद इनको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया फ़ौरन, और कहा कि वह जब तक कुछ अरसे वहाँ रहे, जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता तो वापस नहीं आना।
और हम उस आदमी से यानी उनकी सास या ससुराल से बात करके चीज़ को समझा मतलब हल कर लेंगे। ये कहती है ये जैसे ही ऑस्ट्रेलिया गई और 2-4 दिन गुजरे नहीं, इनकी तबीयत हर चीज़ बेहतर होने लगी, हर एक एनर्जी इनमें वापस आ गई। जबकि जो इनके हस्बैंड यहाँ थे उनके एकदम से हालात पतले होने लगे और उस फैमिली ने इनको इसी हालत में मतलब बगैर कुछ सुने सुनाए डाइवोर्स दे दी और अलहदगी इख्तियार कर ली। अब ये कहती हैं वो जो भी लोग थे और वो जो भी डिसीजन था मैं रिग्रेट करती हूँ और मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। नो रिग्रेट्स फॉर सेविंग माई लाइफ एंड मूविंग टू ऑस्ट्रेलिया। बहरहाल, thank you very much for sending that story and this was episode 129। बहुत अजीब वाक़यात हुए इस एपिसोड को शूट करते हुए। मे बी दैट्स अ स्टोरी फॉर अनदर टाइम। तो सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।